हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में फिर से लेके आ गया हूँ लेसन 7 का। और लेसन 7 में इसलिए लाया हूँ, लेसन 4 के बाद लेसन 7 इसलिए लाया हूँ क्योंकि लेसन 7 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। और ये जो चैप्टर है बहुत छोटा है और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना जो छोटा छोटा चैप्टर है और जिसमें से ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं उसको सबसे पहले कवर कर लिया जाए। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले उस चैप्टर को क्लियर किया जाएगा जिससे एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हों और उसके साथ साथ छोटा भी हो। और उसको कंप्लीट करने से फ़ायदा ये होगा हम लोग को कि बहुत कम दिनों में ज़्यादा चैप्टर हम क्लियर कर लेंगे और उसके साथ साथ हमको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी और एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतर करेंगे। अगर आपको सही में और रियल में 70 में 70 एग्ज़ाम में लाना है तो आप लग जाइए, मेरे वीडियो के साथ जुड़ जाइए, मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और हाँ, टोटल वीडियो को देखना है जिसमें लेसन 4 में पढ़ाया हूँ उसको भी जाके आप देखिए, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी बताया गया है, शॉर्ट क्वेश्चन बताया गया है। अगर उसको पढ़ लेते हैं तो लेसन 4 का कोई भी ऐसा डाउट नहीं होगा जो आपका क्लियर नहीं होगा। आप अच्छे तरह से पढ़ेंगे, डाउट एकदम बिल्कुल क्लियर होगा। और इसी के साथ आज हम लोग लेसन 7 लाए हुए हैं। इसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि आंखों में अरमान लिए, मंजिल को ठान लिए, फिर मुश्किल का और आसान क्या, बस ठान लिए तो ठान लिए। बाबू रियल में ठान लो कि हमें कुछ करना है और रियल में कुछ करना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, जब मेहनत करना चाहते हो तो पढ़ो। और सफलता कैसे नहीं मिलती है उसको देखा जाएगा और पढ़ा जाएगा। अगर अच्छे ढंग से पढ़ोगे ना तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। चलिए, जिसमें से पहला बाबू प्रश्न दे रखा है, देख सकते हैं कि समजात अंक क्या है। तो बाबू समजात अंक क्या है या समजातता क्या है। तो देखो, वैसा अंग जिसका भ्रूणीय विकास एवं संरचना एक समान होती है परंतु बाहरी कार्य एवं संरचना में भिन्न भिन्न होता है उसे समजात अंग कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं तो हवेल हो गया, चमगादड़ हो गया, चीता हो गया, मानव हो गया कि अग्रपात के अगर अस्थिया देखा जाए तो ये बना होता है क्या, हेमरस, रेडियस, आल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिज, ये इससे बना होता है। चाहे हवेल का हो उसका भी अग्रपाद उसी से बना होगा, चमगादड़ जो होगा उसका भी वही, चीता का अगला पैर देखेंगे वही, मनुष्य के हाथ की बात करें तो सेम टू सेम हेमरस, रेडियस, आल्ना, मेटाकार्पल, कार्पल, फ्लैंजिज ये सबसे बना होता है। तो देखिए, अंदर वाला जो विकास हुआ है सेम हड्डियों से हुआ है। लेकिन देखो बाबू, ये जो है हवेल जो है वो कुछ अलग काम करता है, चमगादड़ जो है कुछ अलग काम करने में, चमगादड़ आपको, चीता जो है दौड़ने में, और हम अपने हाथों को यूज करते हैं कोई भी काम करने में। मतलब देखिए, अंदर की व्यवस्था सेम टू सेम है, हड्डियाँ जो है सेम टू सेम है, लेकिन कार्य हम भिन्न भिन्न कर रहे हैं और बाहरी संरचना हमारे देखने में भी क्या है, अलग अलग है। इसलिए बाबू उसको हम लोग क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि समजात असमजात अंग क्या है या समरूप अंग क्या है। और इसी को बोलते हैं तुल्य तुल्य रूपता। याद रख लेंगे, इसी को बोलते हैं, एक और नाम है तुल्य रूपता। सब क्या समझते हैं। तो देखिए, वैसा अंग जिसका भ्रूणीय विकास एवं संरचना भिन्न भिन्न होता है परंतु वह बाहरी संरचना एवं कार्य एक समान करते हैं उसे असमजात अंग कहते हैं। जैसे हम आप लोगों ने पक्षी एवं तितली के पंख आप लोग देख रखे होंगे कि देखिए, तितली और पक्षी के पंख जो होते हैं ना वो अलग अलग अस्थियों से बने होते हैं, लेकिन दोनों के दोनों बाहर से दिखाई देते हैं कि दोनों क्या हैं, पंख है, और दोनों ही उड़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो बाबू वो किसका उदाहरण हो गया, असमजात अंग का, क्योंकि उसका विकास अलग अलग अस्थियों से हुआ है लेकिन फिर भी बाहरी कार्य एक समान कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, असमजात अंग कहते हैं। अगला दिया है बाबू, मैंने ला ही दिया कि समजात अंग के उदाहरण दे। ये नीट के बेस पे आपको एनसीईआरटी बेस पढ़ाया गया है जो कि बोर्ड के लिए या नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। इससे बाहर एक मक्खी भी एग्जाम में नहीं जाएगी। इसलिए आइए हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, जिसमें से दे रखा है, आप लोग देख रहे हैं कि दे रखा है कि समजात अंक का उदाहरण दें। तो बाबू देखिए, समजात अंक के उदाहरण निम्नलिखित है। पहला दिया है हवेल की बात करें, चमगादड़ की बात करें, चीता की बात करें, मानव की बात करें कि अग्रपात के अस्थिया में अभी बताया कि अग्रपात के अस्थिया किससे बना होता है, हेमरस, रेडियस, आल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिज, इससे बना होता है सबका। हवेल के अग्रपात देखेंगे इसी अस्थिया से बना है, चमगादड़ का भी इसी, लेकिन बाहरी संरचना देखेंगे ना तो इन लोगों का अलग अलग होता है और ये कार्य भी क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। उसे हम लोग क्या है, समजात अंग का उदाहरण मानते हैं। अगला दिया है कशेरुकीय हृदय एवं मस्तिष्क,
और तीसरा दिया है बोगनविलिया है जो है, क्यूकरबिटा जो होता है इसमें कांट होते हैं, इन सभी पौधों में कांट होते हैं। और इन कांटों को देखेंगे ना तो बने तो सेम टू सेम, इनकी अंदर वाली संरचना बिल्कुल एक समान होती है, लेकिन बाहर से दिखाई अलग अलग देते हैं और कार्य भी क्या करते हैं, अलग अलग। तो उदाहरण ये भूलना नहीं है बाबू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जाते हैं असमजात अंग या समरूप अंग के उदाहरण। तो देखो बाबू ये 4 नंबर प्रश्न है जिसमें आपको दे रखा है, इसका उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे। तो असमजात अंग के उदाहरण निम्नलिखित है। पहले ही मैंने बताया पक्षियों तितलियों के पंख जो हैं वो अलग अलग अस्थियों से बना होता है, लेकिन बाहरी संरचना में दिखाई देता है कि दोनों को पंख है और दोनों उड़ने में क्या करते हैं, मदद। तो ये हो गया असमजात अंग का उदाहरण। और दूसरा है ऑक्टोपस तथा स्तनधारियों की आंख। और तीसरा है पेंगुइन और डॉल्फिन मछलियों के पक्षों। और चौथा है शकरकंद एवं आलू। ये अच्छे तरह से बाबू उदाहरण भूलना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। अगला दे रखा है 5 नंबर प्रश्न पे हम लोग आए। तो 5 नंबर प्रश्न दे रखा है अनुकूली विकर्ण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए बाबू, कहने का मतलब ये है कि देखो जैसे जैसे वातावरण बदल रहे हैं वैसे वैसे लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए एक मान लो अभी सब्जी बहुत कम उग रहे हैं, अगर लोग शाकाहारी के मतलब मांसाहारी नहीं हुआ होते तो ये बताओ सब्जी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता कि नहीं हो जाता। मतलब देखा गया कि जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और सब्जी का मांग बढ़ रहा है, उस स्थिति में सभी को सब्जी खिलाना मुश्किल था। तो उस स्थिति में बहुत सारे लोग कैसे बन गए, मांसाहारी बन गए। और आज कम सब्जी में भी काम चल जाता है। कहने का मतलब अधिकतर लोग कैसे बन गए हैं, मांसाहारी। अब ऐसी बात करूँ, कुछ दिन ऐसा समय आएगा कि शाकाहारी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो जो शाकाहारी लोग भी हैं उनको भी कैसा बनना पड़ेगा, मांसाहारी बनना पड़ेगा। अगर मांसाहारी नहीं बनते हैं तो ये पृथ्वी पे रहना उनके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। मतलब ये इस पृथ्वी से वो क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। अगर जीवित रहना है तो उनको अपने आप से क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, बदलते पर्यावरण के साथ बदलना पड़ेगा। वैसे ही वैज्ञानिक थे, एक डार्विन का नाम सुना होगा, चार्ल्स डार्विन, जिनके जहाज का नाम था HMS बीगल। उस जहाज से वो क्या करते थे, घुमा करते थे, अलग अलग द्वीप समूहों पे घुमा करते थे। तो उन्होंने देखा क्या कि एक ही प्रजाति की बहुत सारी चिड़िया थी जो कि कहीं कहीं कीट भक्षी थी, कहीं मतलब मांसाहारी थी, और वही कहीं बीज भक्षी हो गई थी, कोई प्योर शाकाहारी हो गई थी। मतलब अलग अलग दिक् समूह पे अलग अलग रूप धारण कर ली थी। मतलब कहने का मतलब कहीं शाकाहारी मिल रही थी, सेम टू सेम चिड़िया, कहीं शाकाहारी किसी द्वीप समूह पे, कहीं पे मांसाहारी, कहीं पे सर्वाहारी। मतलब जहाँ जैसा पर्यावरण था वैसा वो अपने आप को क्या कर ली थी, ढाल ली थी। तो ये देखे तो बड़ा चकित हुए। और वही एक परिभाषा वहीं से निकला कि एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्र तक प्रसारित होने को अनुकूली विकिरण कहते हैं। मतलब कहने का मतलब एक बिंदु से शुरू होता है और अन्य बिंदु तक जाते जाते जैसे पर्यावरण है वैसे वैसे अपने आप को बदलते जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं अनुकूली विकिरण बाबू। और अनुकूली विकिरण का उदाहरण भूलना नहीं है, जिसमें से पहला दिया है डार्विन का फिंच और दूसरा दिया है ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल, जिसको हम लोग शिशुधानी प्राणी भी बोलते हैं। उदाहरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूँ। अगला आ जाते हैं, दिया है 6 नंबर आप लोग को प्रश्न दे रखा है कि अपसारी विकास क्या है। तो देखिए वे जीव जो भिन्न भिन्न क्रियाकलाप करते हैं परंतु उनकी शारीरिक संरचना एक समान होती है। देखो शरीर की मैंने अभी बताया, हवेल, चमगादड़, चीता, मानव के अग्रपात को देखेंगे, हस्तियां, तो अंदर की संरचना बिल्कुल एक समान होती है, लेकिन वो क्रियाकलाप कार्य क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो वही अंग भिन्न भिन्न कार्य संपन्न करने के लिए भिन्न भिन्न अंग और भिन्न भिन्न अंगों की रचना कर लेता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी विकास कहते हैं। फिर बोल रहा हूँ, देखो बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनकी बनावट एकदम अंदर से देखेंगे तो बिल्कुल एक समान हुआ है, लेकिन वो अलग अलग कार्य करते हैं और अलग अलग कार्य करने के कारण उनकी संरचना भी अलग अलग हो जाती है। उसी प्रकार के विकास को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी विकास कहते हैं। ये भूलना नहीं है बाबू। अगला प्रश्न पे आ जाते हैं, अभिसारी विकास क्या होता है। तो मैं अभिसारी विकास में बता दूं, ये जुड़ा हुआ है अनुकूली विकिरण से। ये अनुकूली विकिरण से इसलिए जुड़ा हुआ है, देखिए इसमें क्या कहता है अभिसारी विकास की, जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग अलग क्षेत्रों में प्रकट होता है उसे अभिसारी विकास कहते हैं। मतलब एक ही प्रकार का कोई जीव है और वो अलग अलग द्वीप समूह पे अपने आप को बदल के अलग अलग रूप धारण कर लिया है। मतलब कहीं पे शाकाहारी हो गया है, कहीं पे मांसाहारी हो गया है, कहीं पे सर्वाहारी हो गया है। तो इस प्रकार के विकास को क्या कहते हैं, अभिसारी विकास कहते हैं। समझे बाबू। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं,
जिसमें से क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है प्राकृतिक वर्ण क्या है। तो प्राकृतिक वर्ण पहले मैं बता दूं, ध्यान से रखिएगा याद कि प्राकृतिक वर्ण का मतलब होता है, ये कौन दिए थे, डार्विन दिए थे, चार्ल्स डार्विन ने बताया था प्राकृतिक वर्ण के बारे में। और प्राकृतिक वर्ण क्या होता है, देखो कहें अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोग को बताया था कि जैसे जैसे हमारी पर्यावरण बदलते जाता है वैसे वैसे वो अपने आप को क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। अगर बदलते पर्यावरण के अनुसार अपने आप को हम नहीं बदल पाते हैं तो इस पृथ्वी पर रहना हमको मुश्किल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारे टेम्परेचर बढ़ते गए तो हमें लगा क्या कि पंखा की ज़रूरत है, तो हमने अपने लिए पंखा बना लिया। हमें लगा कि कूलर की ज़रूरत है तो हमने कूलर यूज कर लिया। हमें जिस जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती गई हम अपने बदलते पर्यावरण के अनुसार अपने आप को बदलते गए। हमें लगा कुछ पहले ऐसे थे हम लोग कि शाकाहारी थे, लेकिन हमें लगा कि हमें मांसाहारी बनना चाहिए तो हम तुरंत मांसाहारी बन गए। और जो मांसाहारी नहीं बन पाए वो यहाँ से विलुप्त हो गए। मतलब कहने का मतलब जैसे पर्यावरण बदल रहा है वैसे अपने आप को भी सर्वाइव करना पड़ेगा। अगर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं तो उस स्थिति में आपकी पृथ्वी पर से क्या हो जाएगी, विलुप्ति। लेकिन वही अपने आप को परिवर्तन कर लेते हैं, मतलब कहने का मतलब सब्जी खत्म हो जाए तो जो शाकाहारी वाले लोग हैं वो भी मांसाहारी बदल जाएं, तो जिसके कारण पृथ्वी उनकी चुनाव कर लेगी, प्रकृति उनकी चुनाव कर लेगी और उनकी लगातार जनसंख्या बढ़ती जाएगी। अन्यथा जो नहीं बदलेंगे तो खाना मिलेगा नहीं, फिर वो जीवित नहीं रहेंगे, मर जाएंगे, मतलब वो प्रकृति से क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। तो वही दिया हुआ है, जब कोई जीव बदलते वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल लेता है तो उस जीव को प्रकृति क्या कर लेती है, चुन लेती है, उसे हम लोग प्राकृतिक वर्ण कहते हैं बाबू। अगले प्रश्न पे आते हैं, साल्टेशन क्या है। अगले प्रश्न पे आते हैं, साल्टेशन क्या है। तो साल्टेशन दे रखा है बाबू कि देखिए डार्विन बताए थे ना कि विकास क्रमबद्ध होता है, मतलब धीरे धीरे होता है। विकास जो है धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं कि विकास एकदम तेजी से हो जाता है, ऐसा नहीं, धीरे 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 होता है। जबकि हुगो डिब्रीज नामक वैज्ञानिक थे, वो बोले थे कि उत्परिवर्तन ही प्रजाति की उत्पत्ति का कारण है। उत्परिवर्तन क्या है, मैं बता दूं, किसी जीव में अचानक आए परिवर्तन। कहने का मतलब यह है कि हम देख रहे हैं कि पृथ्वी पे जितने भी आज लोग प्रेजेंट हैं वो सब लोग जो हैं, उड़ने वाला कोई लोग है नहीं है बाबू। अगर अचानक कोई ऐसा मेरा बेटा पैदा हो जाए जिसमें पंख हो और उड़ने लगे, तो देखो कोई पृथ्वी पे उड़ने वाला था नहीं, लेकिन बेटे में मेरे जीन में कुछ परिवर्तन हुआ और कुछ लक्षण बदल गए जिसके कारण उसमें वो पंख आ गया और वो उड़ने लगा। अब बताओ कि उसका जो बेटा होगा तो चांस बनता है कि जब उसमें पंख है तो उसके बेटे में भी क्या होगा, पंख होगा। फिर हो सकता है कि अगले उसके बेटे में पंख हो, ऐसे करते करते एक परिवार बना लेगा, एक परिवार से एक पूरा गांव बनाएगा, गांव से क्या एक पंचायत बनाएगा। ऐसे करते 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 आने वाले समय में क्या हो जाएगा, एक दिन सारे लोग कैसे हो जाएंगे, सारे लोग कैसे हो जाएंगे बाबू, सारे लोग उड़ने वाले हो गए हो जाएंगे। वही बात मैं कहना चाहता हूँ। ये डार्विन बोले थे कि देखिए विकास जो होता है वो धीरे धीरे होता है, लेकिन वही बात डिब्रेज बोले थे नहीं, विकास जो है उत्परिवर्तन की ही प्रजाति का उत्पत्ति का कारण है। कहने का मतलब यह बहुत तेजी से होता है। उत्परिवर्तन माने अचानक, उत्परिवर्तन जो होता है वो अचानक होता है, मतलब विकास जो होता है वो अचानक होता है, धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साल्टेशन कहते हैं। भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब आते हैं कि कितने घटक हार्डी बेनबर साम्यता को प्रभावित करते हैं। तो देखिए 5 घटक हार्डी बेनबर के सभ्यता को प्रभावित करते हैं। पहला है जीन पलायन, जीन प्रवाह। दूसरा है आनुवंशिक विचलन। तीसरा है उत्परिवर्तन। चौथा है आनुवंशिक पुनयोग और पांचवा है प्राकृतिक वर्ण। और मैं बाबू बता दूं, और भी प्रश्न मैं इससे बताऊंगा, जिसमें से 5 प्रश्न और बताऊंगा। और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि इस लेसन से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और दोनों क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व करके आएंगे, कोई रोक नहीं सकता है, आप बिल्कुल सॉल्व करके आएंगे। बस यही है कि आप लोग अच्छे तरह से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे तरह से रिवीजन कीजिएगा तो आपको अच्छा ही अच्छा होगा। और मैं एक बात और बोल दूं, अगर कोई टॉपिक ऐसा लगेगा आपको कि समझ में नहीं आ रहा है, उस टॉपिक को बताएंगे आप लोग तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा जिससे आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। और आप हमेशा उम्मीद रखिए कि हमें 70 में 70 एग्जाम में लाना है। तो इसी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी के साथ बेल आइकन की घंटी दबाना नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए आप लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।